जय हिंद साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और हम लोग 18 तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग का जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नंबर 19 है। क्वेश्चंस का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, बिल्कुल जो एग्ज़ाम में पूछने का जो ट्रेंड रहा है उसी आधारित पे है। और कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुई है उसका भी क्वेश्चंस है। तो आइए हम लोग सेट पे आते हैं कि क्वेश्चंस आज आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है लगता है कि आप सेट लगाना छोड़ दिए हैं या भूल गए हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जहाँ अच्छा प्लेटफॉर्म से कहीं से मिल रहा है, सिलेक्शन लेना ज़रूरी है आपका, वो ज़रूरी है। ये तो बाद में भी देखे जा सकते हैं, ऑप्शनल इसको रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बस इतना जानिए कि आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है। कहीं अरे गहरे जगह पे आप समय को वेस्ट मत करिएगा। जहाँ से कंटेंट अच्छा मिल रहा है जहाँ से भी पढ़िए, लेकिन इस बार एकदम सिलेक्शन लेने के मूड में रहिए कि इस बार सिलेक्शन ले ही लेना मुझे। ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये क्या आ गया आपका? पहला क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, देन एट 35 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। पहला पॉइंट लिखिएगा। क्या लिखिएगा? स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड का, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड का। क्या होता है? 332 प्लस 0.61 इंटू टी। ये टी क्या है? गिवन टेम्परेचर है। कहीं कहीं बुक में 332 की जगह लिखता है 331। 331 प्लस 0.61, ठीक है, इंटू टी। ये टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर है। आपका एक स्पीड दे रखा है, ये इनिशियल स्पीड है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो 331 कह लीजिए या 332 कह लीजिए। ठीक है, उसमें जो हमारा गिवन टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को 0.61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा उस टेम्परेचर पे उस साउंड का स्पीड निकल जाएगा। तो आप बताइए मुझे, इसको मल्टीप्लाई करिए, जो ले लेना है कोई दिक्कत नहीं है। 332 इंटू 0.61 इंटू टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस है। मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका जो है 353 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं। 0.61 इंटू 35 यानी 332 प्लस 21.35 आया। ऐड करिए, कितना आ जाएगा? जोड़ लीजिए, 2 1 3, 3 2 5 और 3 353.35। तो इसी को अप्रोक्स हम लोग 353 ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि जो मैंने ट्रिक बता दिया हूँ उसके बाद आप इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में भूलिएगा नहीं। हमारा पास जो है कौन कौन हमारा जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा और कौन कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा, अगर आपको कोड याद होगा। ठीक है, माँ मैं आया वेट लॉस करके, कहाँ से? वेल्लोर से। मास, मोल्स, वॉल्यूम, लेंथ जो है, एरिया, ये सब का सब आपका जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। इंटेंसिव की बात करें, मेरा बाबू सोना चला कहाँ कहाँ से? दिल्ली से फ्रांस की ओर। बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपका है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बाबू सोना। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, ठीक है, फ्लेमेबिलिटी, ये सब के सब आपका जो है टेम्परेचर, ये सब के सब आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी हमारा जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। तो आपसे पूछा कि इंटेंसिव कौन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। वॉल्यूम और मास जो है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। चलिए अगला प्रश्न आपका 3 नंबर, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सबसे पहले जो दिया हुआ है कार्बन
लिखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसके कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। कार्बन का करिएगा क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p 2, ये 6 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 7 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p 3 हो जाएगा। 2 2 4 3 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9। इसका करिएगा तो 1s2 2s2 2p 4 हो जाएगा। इसका करिएगा तो 1s2 2s2 2p 5 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? आयनाइजेशन एनर्जी कहने का मतलब होता है कि किस कहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम अगर निकालेंगे तो हमको एनर्जी कम खर्च करना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि P में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, और हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑलरेडी पहले से ही अनस्टेबल है। कोई भी चीज़ जितना रखना चाहता है, अगर उतना नहीं है तो उसके आधा रखना चाहेगा। P में अक्सर 6 रखने की क्षमता है, तो चाहेगा कि हमारे पास 3 एटलीस्ट कम से कम हो, लेकिन 3 से भी कम है तो इसको भगाने के लिए एनर्जी कम से कम खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इन, यानी ये हमारा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग भगावेंगे तो ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सेकेंड स्टेप को, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को हम भगावेंगे तो ये हमारा कहलाएगा सेकेंड आयनाइजेशन, यानी एक बार प्रोसेस, पहला प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किए फर्स्ट, सेकेंड बार में करेंगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये बात याद रखिएगा। यहाँ देखिए हमने अभी बताया आपको कि कोई या तो जितना रखना चाहता है या तो पूरा रखे या उसका आधा रखे। यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन आधा है, तो इसमें अलग हम करेंगे हटाने के लिए, तो इसमें हमको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा अलग करने के लिए। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी दे करके ये अलग हो जाएगा तो इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसका मैक्सिमम होगा। लेकिन जब एक खाली हो जाएगा तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसका जो होगा वो मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसका हमारा पास जो है, जो अभी इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 है, कितने हैं? 4 है। एक को ये क्या करेगा? भगा देगा, तो उतना लॉस, यानी हमने क्या किया, या तो P में 6 रखना चाहता है तो 6 हमारे पास नहीं है, तो या तो 3 हो जाए, हाफ फेयर हो जाए। 4 है तो उसको एक आसानी से हटा लेगा, हाफ यानी आधा को ऑब्टेन करने के लिए, तो एक को लॉस करने में उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अब 3 बचेगा, सेकेंड स्टेप में हम जब जाएंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें खर्च करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको खर्च करनी पड़ेगी? ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन कोई है क्या? हाँ, ऑक्सीजन है। उसके बाद किस में करनी पड़ेगी बताइए? उसके बाद आपको करनी पड़ेगी किस में? बोलिए। ऑक्सीजन के बाद किस में? सबसे ज़्यादा हमारा ऑक्सीजन है। उसके बाद कार्बन तो हमारा पहला एक है, दूसरा में एक है, ये सबसे कम होगा हमारा कार्बन वाला, सबसे कम हमारा कार्बन का होगा। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें हमारे पास ये 2p3 है, पहला में हमारा ज़्यादा होगा, दूसरा में भी हमारा जब ऑर्बिटल ही चेंज करने की बात आएगी तो दूसरा में भी एनर्जी हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा। पहला और दूसरा, इससे हमारा फ्लोरीन में है, फ्लोरीन में हमारा यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन में होगा, तो ये हमारा डिक्रीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन में, उसके बाद नाइट्रोजन में, उसके बाद फ्लोरीन में, उसके बाद कार्बन में, सबसे कम कार्बन में होगा। आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन को लॉस कराने के लिए जो एनर्जी की नीड पड़ेगी वही हमारा कहलाता है आयनाइजेशन एनर्जी। जो हमारा घर फुल होगा उसको तोड़ने में हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो वो हमारा कहलाता है क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा वो हमारा उतना ही एक्साइटेड एनर्जी कहलाता है या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज? किसके पास सबसे बड़ा साइज है? तो हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, रेडियम, ये सब सेम ग्रुप का है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो उसी का कोड है ये, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कार कैल्शियम रेडियम, ठीक है ना, स्टोनशियम एसआर स्टोनशियम। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सबसे बड़ा साइज हमारा रेडियम का होता है, तो ये आंसर कर दीजिएगा। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन पीएक्स ऑर्बिटल, तो पीएक्स ऑर्बिटल में जो नोडल प्लेन होता है हमने बताया आपको कि अगर सेट किए होंगे तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। ये नोडल प्लेन हमारा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, मैंने आपको बताया कि अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अटैच है तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो हमने आपको बताया, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो गिवन है आपके, इन सारे में सारे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? ऑक्सीजन का है। और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के रेशियो में बात करें तो ये लेस रिएक्टिव हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
और ये हमारा ऑक्सीजन के बाद हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन से ज़्यादा कार्बन का होता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा कार्बन का होता है, तो इसमें हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। किस में बताइए? ए नंबर में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएमाइड, इसमें से कौन है पॉलीएमाइड? तो पॉलीएमाइड का एग्जांपल हमारे पास है उल, सिल्क और नायलॉन। तो हमारे पास उल और सिल्क नहीं है, नायलॉन है, तो नायलॉन हमारा पॉलीएमाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज। तो अब देखिए इसका सबसे पहले फार्मूला जानिए। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फार्मूला है और इसका फार्मूला होता है Na2 कॉम्प्लेक्स FeCN5 और नाइट्रो NO। यहाँ पे जो NO का चार्ज है हमारा +1 है। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। आयरन का आपसे पूछा है, तो Na का एक सोडियम का होता है +1 चार्ज। कितने सोडियम है? 2, तो एक सोडियम का 1, तो इंटू 2 कर दीजिए प्लस x। आयरन को मान लो x, Cn का होता है -1, Cn पे कितना चार्ज होता है? -1 होता है। कितना Cn है? 5 है, तो आप प्लस लिखिए, -1 इंटू 5 कर दीजिए। और इस NO पे कितना चार्ज लेना है हमको? +1। क्या इस कंपाउंड में कोई चार्ज है? नहीं है, तो हमारा इक्वलिटी क्या हो जाएगा? इक्वल हमारा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 + x - 5 + 1 बराबर क्या? 0। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 2 1 3, 3 में से 5 जाएगा -2, तो x - 2 बराबर कितना? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। x बराबर कितना? +2 हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? +2। बी नंबर इधर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आता हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज, इसमें से कौन है जो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन है? कार्बोकेटायन कहता तो 3 डिग्री हो जाता। कार्बोनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहा है हमारा पास, कार्बोनियम यानी कार्बन पर माइनस कार्बोन आयन, तो यह नोट करके लिख लीजिएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन के लिए, कार्बोकेटायन के लिए मोर स्टेबल होता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। और कार्बो एनायन के लिए जो है, क्या लिखना चाह रहा हूं, क्या लिखा रहा, कार्बोनाइन, इसमें हमारा 1 डिग्री मोर स्टेबल है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, ये कार्बोनाइन के लिए। और मोर स्टेबल इसमें भी हमारे पास आ जाएगा कार्बोनाइन के अंदर sp2 sp3। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमारा इसके में जो क्वेश्चन बनेगा हाइब्रिडाइजेशन में बनेगा। क्या बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन में ये हमारा जो है मोर स्टेबल हो जाएगा कार्बोनाइन। कार्बोनाइन क्या होगा? देखिए ये हमारा जो है बॉन्ड आ जाएगा, इसमें चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव, मतलब लोन पेयर। अब इसका हाइब्रिडेशन हम लोग निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन होगा हमारा sp2। क्या आएगा? sp2 आएगा। तो इस हिसाब से बताया गया है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है ना, बस इतना की क्वेश्चन कर लीजिए आसानी पूर्वक। ये सब डेप्थ की चीज़ें हैं। क्या है? डेप्थ की चीज़ें हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से कौन है जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? तो जिसमें हमारा जो है कंप्लीट हाइड्रोजन, ये तो हमारा सब वीक एसिड का एग्जाम्पल है, सब इसमें वीक एसिड का एग्जाम्पल है। बस इसमें जो है तड़का लग गया हाइड्रोजन ग्रुप का, तो ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। CHCl3 एन ऑक्सीडेशन गिव्स, यानी CHCl3 को जब ऑक्सीजन दीजिएगा, CHCl3 है ना, ऑक्सीजन दीजिएगा तो ये हमारा बना लेगा, क्या बनाएगा बोलिए? CHCl2 बनाएगा प्लस क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। तो ये हमारा कहलाता है फॉस्जिन। क्या कहलाता है? फॉस्जिन कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्जिन। हीट करेंगे तो। चलिए आइसोमर ऑफ डाइथाइल ईथर, आपसे पूछा कि इसमें से आइसोमर डाइथाइल ईथर का कौन है? तो सबसे पहले ईथर का स्ट्रक्चर बनाइए। बीच में लड्डू, आगे पीछे सिंगल लाइन, बीच में लड्डू आगे पीछे सिंगल लाइन होगा, बीच में लड्डू आगे पीछे क्या होगा? सिंगल लाइन होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ईथर। अब यहाँ कह रहा है कि इथाइल, दो इथाइल है तो यहाँ जोड़ लीजिए C2H5, ये भी क्या होगा? C2H, इसी को हम लोग इथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं। ये भी हमारा क्या है? इथाइल है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास यानी इससे कह रहा है कि सिमिलर जो है हमारा स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए कार्बन इसमें कितना है? 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना?
5 यहाँ 5 यहाँ, 10 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना, एक। तो अब देखेंगे किस में, तो यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो 3 यहाँ कार्बन है, 1 यहाँ कार्बन, 4 कार्बन हो गया, 3 3 9 हाइड्रोजन हो जाएगा, और 1 हाइड्रोजन यहाँ था 10। यानी हमारा तो ऐसी काउंट अगर हमको करने आता तो इसी से आंसर बन जाएगा। बट हम स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। सी इस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ CH3 जोड़ दीजिए, यहाँ CH3 जोड़ दीजिए, यहाँ CH3 जोड़ दीजिए, और इसे क्या लगा, OH लगा है। क्या लगा है, OH लगा है। ठीक है, तो यही कहलाता हमारा सिमिलर है। कैसे, डाई इथाइल ईथर से, डाई इथाइल ईथर के सिमिलर है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए। A नंबर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ कलर समझाने के लिए लिया हूँ लेकिन कुछ अधूरी बात है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इसको कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो, यानी लोन पेयर ज़्यादा हो। जो इसके पास लोन पेयर ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो आप देख लीजिए लोन पेयर किसके पास ज़्यादा है। R3N के पास भी हमारा नाइट्रोजन है, इसके पास भी लोन पेयर है। SO3 इसके पास भी लोन पेयर है। NO2 इसके पास भी लोन पेयर है, इसके ये कम है, लेकिन ये दोनों में ज़्यादा है, तो हमारा आंसर जो है मोर देन 1 हो जाएगा, बोथ। ठीक है, यानी आप लिख लीजिएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, तो हमारा वो कहलाएगा न्यूक्लियोफाइलिक। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन है जो ट्रू है। तो याद रखिए PH3 जो है लेस अल्कलाइन है एज कम्पेयर टू NH3, मतलब ये लेस बेसिक है। PH3 क्या है, अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक। यानी PH3 जो होता है वो लेस बेसिक है, किसके रेस्पेक्ट में, अमोनिया के रेस्पेक्ट में। NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं, क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। तो आपको उलझा दिया क्वेश्चन अल्कलाइन कह करके। NCERT अगर पढ़ते आप तो वहाँ पे लिखा हुआ बेसिक, क्या लिखा हुआ, बेसिक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, A नंबर द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। इनमें से कौन है जो ऑक्सीजन गर्म करने पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। तो आप इसको गर्म करिएगा, इसको गर्म करिएगा, Zn क्लोराइड बनेगा, Cl3O, ये आपका जो है टूटेगा, और ऑक्सीजन गैस ये देगा, ये भी आपका टूटेगा तो ऑक्सीजन गैस देगा, ये टूटेगा तो नाइट्रोजन गैस देगा। तो आपसे पूछा कि कौन ऑक्सीजन गैस नहीं देगा, तो हमारा C नंबर जो है ऑक्सीजन गैस नहीं देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, CHCl3 ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। अभी बताया हम आपको, फॉस्जिन गैस देगा, क्या देगा, फॉस्जिन देगा। फॉस्जिन का फॉर्मूला CH2Cl2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrNH3 का होल फॉर Cl2। तो ये तो हमारा न्यूट्रल है, इसका चार्ज हम 0 लेंगे, और एक Cl का होता है -1। कितना Cl है, 2 Cl है, तो 2 माइनस हो जाएगा हमारे पास, यानी Cr-2 बराबर, इस कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं तो 0 बांधेंगे, और क्रोमियम कितना हो जाएगा, माइनस इधर ले भेज दीजिए तो +2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, +2। क्रोमियम का चार्ज कितना, +2। व्हाट इज एस्पिरिन। एस्पिरिन है क्या, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को ही हम लोग एस्पिरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ही एस्पिरिन है। ये शायद ये क्वेश्चन हम तो कराए हुए हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। इनमें से कौन हार्मोन है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजेनेसिस के लिए स्टिमुलेट करता है। तो याद रखिए वो है आपका ग्लूकागन। कौन सिक्रीट करता है ग्लूकागन, पैंक्रियाज। ठीक है, ग्लूकागन पैंक्रियाज सिक्रीट करता है। अगला क्वेश्चन है, द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज मेंटेन बाय। तो देखिए अगर कह रहा है कि ग्लूकोज का लेवल कहाँ जाए, ब्लड में आ जाए, तो उसको मेंटेन कौन करता है, इंसुलिन करता है। होम्योस्टेसिस है हमारे पास, तो पैंक्रियाज जितना ज़्यादा एक्टिव होगा तभी जाकर के हमारा ये मेंटेन हो पाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो है, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल आए, ये डिपेंड करता है पैंक्रियाज पे। किस पे, पैंक्रियाज पे। चूंकि पैंक्रियाज ही सिक्रीट करता है किसको, ग्लूकागन को। और ये अगर कह देता कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कौन करेगा, डिसबैलेंस कौन करेगा, तो इंसुलिन हो जाता हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाई मतलब ग्लूकोज, सेमिया मतलब ब्लड। यानी कौन जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाए। हाइपर मतलब ज्यादा, मोर, ग्लाई मतलब ग्लूकोज, मिया मतलब ब्लड। यानी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा ना हो, ये
कौन निर्धारित करेगा? ये इंसुलिन करेगा। अगर इंसुलिन स्लो हो जाए तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। देखते होंगे डायबिटीज़ पेशेंट को या जिनको डायबिटीज़ होकर गए तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन दी जाती है, और इंसुलिन का डोज बढ़ा घटा भी रहता है और हेवी डोज पड़ता है। CaCl2 एंड CaOCl2 आर कंपोनेंट्स ऑफ, ये सब के सब ब्लीचिंग पाउडर का है। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअली फार्मूला क्या होता है? CaOCl2 काओ कल्लू, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। अगला क्वेश्चन आपका आता है 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉयड हार्मोन? इनमें से कौन है जो स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? मैंने आपको बताया कि जिस हार्मोन का रोल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में नहीं होगा वो हमारा जो है स्टेरॉयड हार्मोन नहीं होगा। तो प्रोजेस्टेरोन हमारा है स्टेरॉयड हार्मोन, कोर्टिसोल भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है, एस्ट्राडाइल भी है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी है हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड्स अमॉन्ग द फॉलोइंग विथ एन एसएस बॉन्ड, ये भी मैं आपको बता करके हूँ स्ट्रक्चर के साथ, ये आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा डी नंबर। बहुत सारा क्वेश्चन अब रिपीटेशन है ताकि आप जो है आसानी से बना सके। अगला क्वेश्चन, विच सेट ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक ऑन नेचर? पैरामैग्नेटिक तभी होगा जब उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है NO के पास होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के पास होता है। NCERT में आपसे पूछा गया है NO2 का जो है कलर कैसा होता है? तो NO2 का कलर जो होता है ब्राउन होता है। क्या होता है? ब्राउन होता है, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? NO, NO2। सी नंबर द करेक्ट आंसर। चलिए 25 जो है क्वेश्चन का सेट आप तक कंप्लीट होता है। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। सेट प्रैक्टिस लगातार जो जा रहा है उसको करिए। एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है और इस बार आपका सिलेक्शन लेना भी है। कोई गलती न हो जाए जो हमारा बाधा का, यानी क्या कहते हैं, सिलेक्शन का चयन लेने में हमारा एक बाधा का एक उत्पन्न करे और समस्या डेवलप हो जाए, तो इस चीज़ से हमको बचना है, ठीक है। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।